हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गौरव चौधरी सीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर हम मैथ्स का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो ये मैथ्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप सीसी मंत्रा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। और इसके अंदर हम हर बेसिक बात को डिस्कस करेंगे। और इसमें लगभग 10 टाइप के जो प्रश्न हैं वो बन जाते हैं। हर टाइप को अपन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर जो बात करेंगे वो बात करेंगे अंक की, कि अंक किसे कहते हैं, यानी कि डिजिट किसे कहते हैं। अंक यानी कि डिजिट किसे कहा जाता है। तो इसकी एक बहुत ही सामान्य सी परिभाषा है कि किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए, तो किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम जिन 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, जिन संकेतों का यानी कि जिन सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं आपको क्या हूँ, हिंदी के अंदर शब्द लिखने के लिए जैसे वर्णमाला पहले अपन को मालूम होनी चाहिए, है ना। जैसे ही इंग्लिश के अंदर किसी वर्ड को लिखने के लिए पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान होना चाहिए। वैसे ही मैथ्स के अंदर किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए क्या होते हैं, अंक होते हैं, कुछ संकेत होते हैं। और इन्हीं संकेतों को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें उन्हें अंक कहा जाता है। उन्हें अंक कहा जाता है। तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि इंग्लिश में कोई वर्ड लिखना है तो पहले अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान होना जरूरी है। उसी तरह अगर हिंदी के अंदर किसी शब्द को लिखना है तो पहले वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है। उसी तरह मैथ्स में यदि किसी संख्या को लिखना है तो हमें पता होना चाहिए कि अंक क्या होते हैं। तो अंक उन संकेतों को कहा जाता है जिनका प्रयोग किसी संख्या को लिखने के लिए करा जाता है। और ये अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर हमें कोई भी संख्या लिखनी है तो हम इन 10 संकेतों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इन 10 संकेतों को ही क्या कहा जाता है, अंक कहा जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे 744 लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 7, 4 और 4 यानी कि इनका क्या करूंगा, प्रयोग करूंगा, इन संकेतों का प्रयोग करूंगा। तो यानी कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो ये 10 अंक होते हैं, इनका प्रयोग जो है किसी भी संख्या को लिखने के लिए किया जाता है। वो चाहे वो संख्या हजार में हो, चाहे वो लाख में हो, चाहे वो 10 लाख में हो, चाहे वो करोड़ में हो, चाहे वो 10 करोड़ में हो, इन अंकों का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए कि संख्यांक किसे कहते हैं। संख्यांक, तो संख्यांक का मतलब होता है न्यूमेरल्स। और इसकी बहुत ही सामान्य सी परिभाषा है कि अंकों के समूह को, अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्यांक कहा जाता है। अंकों के समूह को संख्यांक
कहा जाता है। यानी कि संख्या का मतलब क्या होगा? अंकों का समूह। अब जैसे ये एक संख्यांक है और इसके अंदर मैंने क्या किया है, 7, 4 और 4 यानी कि अंकों का समूह। तो अंकों का समूह मिलकर क्या बनाता है? अंकों का समूह मिलकर किसी संख्या को बनाता है। तो यहां पर दो डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो गई होंगी कि अंक क्या है। अंक वो संकेत है जिनका प्रयोग किसी संख्या को लिखने के लिए किया जाता है। और संख्यांक क्या है? संख्यांक अंकों का क्या है? समूह है। यानी कि इन संकेतों को यदि हम समूह में लिखेंगे तो ये क्या करेंगे? संख्या में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे और इनसे कोई ना कोई संख्या जरूर बनेगी। लेकिन यहां पर हमको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं से बाईं ओर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी संख्या को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं से बाईं ओर, ध्यान रखिएगा, राइट टू लेफ्ट, यहां पर मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं से बाईं ओर यानी कि राइट टू लेफ्ट क्रमशः क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि स्थानों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, आदि स्थान लेते हैं। तो यहां पर दो बातें आपको समझनी है। शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट चलेगा, उसके बाद मैं आपको इसी क्लास के अंदर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी से रिलेटेड होंगे। तो मैंने आपको कहा 10 टाइप के प्रश्न आते हैं, तो हर टाइप के प्रश्न को मैं आपको कवर करूंगा। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर दो बातें सीखी। पहली बात अपन ने क्या सीखी कि अंक क्या होता है। अंक उन संकेतों को कहा जाता है जिनका प्रयोग किसी संख्या को लिखने के लिए किया जाता है। अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। संख्यांक किसे कहते हैं? अंकों के समूह को क्या कहा जाता है? संख्यांक कहा जाता है। यानी कि अंकों का समूह मिलकर क्या करता है? किसी संख्या का निर्माण करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। और किसी भी संख्या को दाईं से बाईं ओर यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखने के लिए हम जो स्थान लेते हैं वो कौन कौन से स्थान हैं, उनको एक बार और डिटेल से समझते हैं। पहला स्थान होता है इकाई, दूसरा स्थान दहाई, तीसरा स्थान सैकड़ा, चौथा स्थान हजार, पांचवा स्थान 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ और फिर 10 करोड़। इसके आगे खरब, 10 खरब भी हो सकता है, तो मैं यहीं तक ही ले रहा हूं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए हमें इन स्थानों का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। यहां पर आपको एक बात और समझनी है कि इकाई के अंदर 10 की घात क्या होती है? 0। दहाई के अंदर 10 की घात क्या होती है? 1। सैकड़े का मतलब क्या होता है? 10 की घात 2। हजार का मतलब 10 की घात 3। 10,000 का मतलब 10 की घात 4। लाख का मतलब 10 की घात 5।
10 लाख का मतलब 10 की घात 6, करोड़ का मतलब 10 की घात 7, 10 करोड़ का मतलब 10 की घात 8। तो कभी कभी कोई हमसे पूछ भी लेता है, जैसे हम कहते हैं कि यार उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो कोई हमें कहता है कि पता है 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो 10 करोड़ के अंदर कितने जीरो होते हैं, 8 जीरो होते हैं। करोड़ के अंदर 7 जीरो होते हैं, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं, 10,000 में 4 जीरो होते हैं। तो एक तरीके से हम जो है इस तरीके से किसी भी संख्या को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 4 3 2 8 7 6 5 4। तो कोई अगर कहे कि बताओ ये क्या कितनी संख्या लिखी हुई है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इसका मतलब हुआ 45,67,82,345। इस संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे? 45,67,82,345। तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं से बाईं ओर क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब आदि क्या करते हैं, स्थान लेते हैं। और इन स्थानों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, किसी संख्या को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये स्थानों का ज्ञान किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। आपके सामने कोई भी संख्या लिखी हुई है और वो संख्या कितनी है, इसको पढ़ने के लिए आपको इन स्थानों का ज्ञान होना क्या हुए, अनिवार्य है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट होता है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि यहां पर आगे की तरफ देखिए कि किसी भी संख्या के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में अंक के दो मान होते हैं। किसी भी संख्या में अंकों के क्या होते हैं, दो मान होते हैं। किसी भी संख्या में अंकों के दो मान होते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या आपके सामने लिखी हुई है, उस संख्या के अंदर अंकों के क्या होते हैं, दो मान होते हैं। पहला मान क्या होता है, जिसे हम कहते हैं जातीय मान। क्या कहते हैं, जातीय मान, या इसे हम अंकित मान भी कह सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जातीय मान को अंकित मान भी कह सकते हैं। और इसे अपन इंग्लिश के अंदर कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फेस वैल्यू। और दूसरा मान कौन सा होता है, स्थानीय मान। दूसरा मान कौन सा होता है, स्थानीय मान। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। तो किसी भी संख्या के अंदर जो अंक होते हैं उनके दो मान होते हैं। एक होता है जातीय मान, जिसे हम अंकित मान भी कहते हैं, और एक होता है स्थानीय मान, जिसे हम प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। अब ये मान होते क्या हैं, इसको भी समझने का कोशिश करिए। किसी भी संख्या में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संख्या में किसी अंक का, किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह मान है जो उसका जो उसका अपना मान है, जो उसका अपना मान है। तो किसी भी संख्या में अंक का जातीय मान वह मान है जो उसका अपना मान है, चाहे वह अंक उस संख्या में किसी भी स्थान पर हो। चाहे वह अंक
उस संख्या में, चाहे वह अंक उस संख्या में किसी भी स्थान पर हो। अब इस लाइन का अपन अर्थ समझेंगे। चाहे वह अंक उस संख्या में किसी भी स्थान पर हो। जैसे एक संख्या लिखी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले लेते हैं। एक संख्या लिखी हुई है 54325, ये संख्या लिखी हुई है 54325, और हमसे पूछा जाए 54325 में 3 का जातीय मान बताइए। 3 का जातीय मान बताइए। ये प्रश्न परीक्षा में आया है कि 54,325 ये एक संख्या लिखी हुई है 54,325, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस संख्या में 3 का स्थानीय मान बताइए, सॉरी 3 का जातीय मान बताइए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 का जातीय मान जो है वो 3 ही होगा, क्योंकि डेफिनेशन पर आप गौर करिए। किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह है जो उसका अपना मान है। अब 3 जो अंक है उसका अपना मान क्या है, 3 ही है। तो किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह है जो उसका अपना मान है, चाहे वह अंक उस संख्या में किसी भी स्थान पर हो। अब यहाँ पर 3 जो है वो सैकड़े वाले स्थान पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 3 का मान 300 नहीं हुआ, यहाँ पे 3 का मान 3 ही रहेगा। अगर हमसे पूछा जाता बताओ 5 का जातीय मान क्या है या 5 का अंकित मान क्या है, तो हमारा आंसर क्या होता, हमारा आंसर होता 5, क्योंकि जातीय मान जो होता है वो चेंज नहीं होता। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वही होता है जो उसका अपना मान होता है, चाहे वो उस संख्या में किसी भी स्थान पर हो। तो यहाँ पर 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा, 5 का स्थानीय मान 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा। अब हम बात करते हैं स्थानीय मान की, इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता है। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान, किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार, जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता है, जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता है, उसे स्थानीय मान कहते हैं। उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे अपन यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 7896,425, 7896,425, और एक संख्या और लिखी हुई है 64625, ये संख्या लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 6 का स्थानीय मान बताइए। में 6 का स्थानीय मान बताइए, 6 का स्थानीय मान बताइए। और इसमें भी पूछा जा रहा है में 6 का स्थानीय मान बताइए, यानी कि हमसे प्लेस वैल्यू पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, प्लेस वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अब देखिए इस संख्या के अंदर जो 6 है वो कौन से स्थान पर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो यहाँ पर हम करेंगे 6 इंटू 1000, यानी कि 6 का स्थानीय मान होगा 6000। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6000। लेकिन इसी प्रश्न के अंदर देखिए
6 किस स्थान पर लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यानी कि हम यहाँ पर 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो यहाँ पर 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 600। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता है, जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार क्या करता है, बदलता है। अब इस संख्या में 6 जो था वो कौन से स्थान पर था, इकाई दहाई सैकड़ा हजारवें स्थान पर था, तो अपन ने यहाँ पर क्या करा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें जो था वो सैकड़े के स्थान पर था, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर 6 का स्थानीय मान आ रहा था 6000 और यहाँ पर 6 का स्थानीय मान आ रहा है 600। तो स्थानीय मान जो होता है वो संख्या में अंक की स्थिति के अनुसार क्या है, बदलता रहता है, लेकिन जातीय मान जो होता है वो नहीं बदलता। तो किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है और किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसकी स्थिति पर निर्भर करता है, उसके स्थान पर निर्भर करता है कि वो उस संख्या में किस स्थान पर है, उसके अनुसार स्थानीय मान क्या होता है, डिसाइड होता है। तो स्थानीय मान बदलता रहता है लेकिन जातीय मान कभी भी नहीं बदलता। ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न जो हैं परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं, जातीय मान बताइए, स्थानीय मान बताइए। तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले समझाया कि अंक किसे कहते हैं, फिर मैंने आपको समझाया कि संख्या किसे कहते हैं, और संख्या को हमेशा क्या किया जाता है, राइट टू लेफ्ट जो है वो किसी भी संख्या को हम क्या करते हैं, हमेशा लिखने के लिए राइट टू लेफ्ट जो है इन स्थानों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और इसी के अनुसार हम क्या करते हैं, किसी संख्या को पढ़ते हैं। तो हमें इनका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। और किसी भी संख्या में अंक के 2 मान होते हैं, एक जातीय मान होता है, एक स्थानीय मान होता है। जातीय मान कभी भी नहीं बदलता, लेकिन स्थानीय मान जो है वो स्थान के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। तो आई थिंक आपको ये प्रश्न जो है समझ में आया होगा, ये टॉपिक कि स्थानीय मान किसे कहते हैं, जातीय मान किसे कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, हमें कोई दशमलव की संख्या दे दी, हमें कोई दशमलव की संख्या दे दी, हमें लिखकर दे दिया 423.567। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हर संख्या का स्थानीय मान निकालना है। क्या करना है, हर संख्या का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर बीच में क्या है, दशमलव लगा हुआ है। तो अगर हमारे सामने कोई दशमलव वाली संख्या आ जाती है और हमसे स्थानीय मान पूछा जाए, तो मैं आपको सबका निकाल के दिखा देता हूं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 जो है ये कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। तो यहाँ पर 3 का जो मान होगा वो क्या होगा, 3 × 1, यानी कि क्योंकि इकाई में हम 1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हमसे पूछा जाए 2 किस स्थान पर है, तो 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 × 10, यानी कि 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 20। हमसे पूछा जाए 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान होगा 400। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 400, ठीक है ना। अब बात करते हैं दशमलव के बाद वालों की। तो यहां पर हमको ध्यान रखना है, यहां पर चलता है 10वां, 100वां, 100वां और 1000वां। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद हमें 5 का मान निकालना है, तो हम करेंगे 1/10। यहाँ पर हम करेंगे 1/100। यहाँ पर हम करेंगे 7 × 1/1000। तो यानी कि दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं उनमें हमको ध्यान रखना है 10वां, 100वां, 1000वां। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0.5, इसका मान क्या आ जाएगा 0.05, और इसका मान क्या आ जाएगा 0.007, इसका मान क्या आ जाएगा 0.007।
तो दशमलव की संख्याओं के अंदर स्थानीय मान कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव की संख्याएं अगर हमसे पूछ ली जाए तो अधिकतर 3 दशमलव के बाद 3 संख्याओं का स्थान पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 10वां, 100वां और 1000वां, 10वां, 100वां और 1000वां। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे स्थानीय मान को। तो दशमलव के बाद पहली संख्या जो होगी वो 10वां यानी कि 1/10, उसके बाद 100वां यानी कि इंटू 1/100 और उसके बाद 1/1000। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे दशमलव की बाद वाली संख्याओं का। और दशमलव के पहले वाली संख्याओं का मान तो हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम निकाल रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो उससे अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सैकड़ा था तो अपन ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दहाई था तो अपन ने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इकाई था तो अपन ने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 1000 होता तो अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, 10,000 पे होता तो अपन 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते, लाख होता तो अपन लाख से मल्टीप्लाई कर देते, 10 लाख होता तो अपन 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, स्थानीय मान जो है वो ज्ञात किया जाता है। तो स्थानीय मान और जातीय मान ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो स्थानीय मान और जातीय मान निकालना मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी है। अगर आपसे पूछा जाए n अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, n अंकों की सबसे बड़ी, मैं अभी आपको इन्हीं बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसलिए हर चीज को ध्यान से समझना है आपको। n अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए n बार 9 लिखते हैं। इस चीज को आप नोट कर लो कि n अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, ध्यान से नोट कर लेना, n अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए n बार क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। तो अगर हमें हमें कहा जा रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, फिर हमसे कहा जा रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखवाया कि n अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए n बार, यानी कि जितने अंकों की पूछी है। अब इसमें कितने अंकों की पूछी है, इसमें 5 अंकों की पूछी है। कितने अंकों की, 5 अंकों की। तो आप क्या करो, 5 बार 9 लिख दो, 5 बार क्या करो, 9 लिख दो। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये क्या हो गई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, n बार 9 लिखते हैं, यानी कि 5 अंकों की पूछी है तो 5 बार 9 लिख दो। अब यहाँ पे क्या पूछा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार क्या करो, 9 लिख दो, 4 बार क्या करो, 9 लिख दो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे सामने इस तरह के प्रश्न आते हैं, और अभी आएंगे, मैं आप लोगों को कराऊंगा इसी क्लास के अंदर कि किस तरह के प्रश्न हमसे परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि n अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो। n का मतलब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंक की। तो जितने अंक की पूछी है उतने बार क्या करो, 9 लिख दो, उतनी बार क्या करो, 9 लिख दो। तो ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब देखिए हमसे पूछा जाए n अंकों की
n अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए n अंकों की सब n अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए n अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए, लेकिन ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, n अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए एक के आगे n माइनस वन बार शून्य लगा दो। n माइनस वन बार क्या करो, शून्य लगा दो। यानी कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमसे कहा जा रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। फिर हमें कहा जा रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हमें ये निकालनी है। ठीक है, तो अब आप स्टेटमेंट पे गौर करो कि n अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए एक के आगे n माइनस वन बार शून्य लगा दो। तो भाई एक तो हमको लिखना ही है, एक तो हमें लिखना ही पड़ेगा। अब कितनी बार शून्य लगाना है, n माइनस वन बार। तो n यानी कि n का मतलब है 5, यहाँ पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 5 माइनस 1, यानी कि कितनी बार जीरो लगाना पड़ेगा, 4 बार। तो आप 4 बार क्या करो, शून्य लगा दो। अब यहाँ पर पूछा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यानी कि 4 माइनस 1, यानी कि क्या करो, 3 बार। यहाँ पर 4 बार और यहाँ पर 3 बार क्या करो, शून्य लगा दो। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। तो स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आया। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि भाई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहले 1 लिखो, फिर 6 माइनस 1 यानी कि 5 बार क्या करो, शून्य लगा दो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहले 1 लिखो, फिर 5 माइनस 1 यानी कि 4 बार शून्य लगा दो। फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3 बार क्या करो, शून्य लगा दो। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो उतनी बार क्या करो, 9 लिख दो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख दिया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 बार 9 लिख दिया। तो ये स्टेटमेंट जब हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होते हैं तो हम परीक्षा के अंदर आसानी से प्रश्नों को क्या कर पाते हैं, हल कर पाते हैं। और अभी आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो किस तरह के प्रश्न जो हैं परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, मैं आपको इसी क्लास में अभी क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट और देखिए। एक स्टेटमेंट क्या है, विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें बहुत सारे अंक दे रखे हैं। विभिन्न अंकों से बनने वाली, इस स्टेटमेंट को भी नोट करिए। विभिन्न अंकों से बनने वाली, विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए अंकों को अंकों को अवरोही, अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में जमाते हैं। तो इस स्टेटमेंट को आप नोट करिए। हमें बहुत सारे अंक दे रखे हैं,
और हमसे कहा जा रहा है कि इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी अंक हमें दे रखे हैं उन अंकों को हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, जमा देंगे। सपोज करिए हमें अंक दे रखे हैं 1 4 3 8 7 9। अब ये अंक दे रखे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में क्या करेंगे, संख्याओं को जमा देंगे। तो इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9 8 7 4 3 1। 9 8 7 4 3 1। तो ये इन अंकों से बनने वाली क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। उसी तरह हमको संख्या दे रखी है 5 6 7 7 3 9 2। और हमसे कहा जा रहा है कि इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 9, फिर लिखेंगे 7 और 7, फिर लिखेंगे 6 और 6, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 2। तो ये इन अंकों से बनने वाली क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। उसी तरह हमें कहा जा रहा है 4 0 8 5 7। इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी 8 7 5 4 और 0। तो अगर हमें बहुत सारे अंक दे रखे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो हमें वहाँ पे सोचना नहीं है। एग्जाम के अंदर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें क्या करना है, अंकों को अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में जमा देना है। तो अपने आप क्या होगा, उन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक स्टेटमेंट और है इस तरीके का। वो स्टेटमेंट क्या है उसको भी आप लोग समझिए कि वो स्टेटमेंट क्या है। विभिन्न अंकों से विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए, विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए अंकों को आरोही क्रम, अंकों को आरोही क्रम। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात याद रखनी है, यदि यदि शून्य ना हो तो, यदि शून्य ना हो तो तो अंकों को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो अगर हमें बहुत सारे अंक दे रखे हैं और हमें उन अंकों से बनने वाली छोटी संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन शर्त क्या है, शून्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। यदि शून्य ना हो तो अंकों को कौन से क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। परंतु यदि शून्य हो तो, अब आगे की बात सुनिए, परंतु यदि शून्य हो तो शून्य से बड़ा अंक, शून्य से बड़ा अंक पहले लिखते हैं, शून्य से बड़ा अंक पहले लिखते हैं। दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर शून्य लिखते हैं, दूसरे स्थान पर
शून्य लिखते हैं। उसके बाद अंकों को आरोही क्रम में लिखते हैं। उसके बाद अंकों को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको समझना है। विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए अंकों को आरोही क्रम में, लेकिन शर्त क्या है, शून्य नहीं होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ तक की बात को समझते हैं कि हमें बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं और हमसे कहा जा रहा है कि बताओ इनसे बनने वाली छोटी संख्या कौन सी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने ले लिया 8 7 5 1 2 3, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इन अंकों से बनने वाली छोटी संख्या बताइए। इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 8। उसी तरह एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमें दे रखा है 9 7 6 6 5 4 1। ये अंक हमें दे रखे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्य देखिए, ना तो शून्य इसमें है ना शून्य इसमें है। तो हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे। तो कैसे जमाएंगे, 1 4 5 6 6 7 और 9, ये इन अंकों से बनने वाली क्या है, छोटी संख्या है। अब शून्य का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब यहां से यहां तक की बात को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि शून्य हो तो शून्य से बड़ा अंक पहले लेते हैं, उसके बाद शून्य लिखते हैं, उसके बाद संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखिए हमें दे रखा है 2 0 2 0 8 9 7 और 6, और हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई क्या करिए, इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। तो यहाँ पर 0 से बड़ा अंक कौन सा है, 2, जो ऑलरेडी उसके आगे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। अब इसके बाद जो अंक बचे उसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे। तो पहले 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 9 आएगा। उसी तरह एक और देखिए एग्जाम्पल, हमें दे रखा है 9 0 8 7 5 1। अब इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। अब यहाँ पर 0 से बड़ा अंक क्या है, 1 है। तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। पहले तो 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे और उसके बाद 9 लिखेंगे। तो ये इनसे बनने वाली छोटी संख्या हो गई। एक कंफ्यूजन और मैं दूर कर देता हूं। देखिए हमें अगर अंक दे रखा है 9 0 2 2 5 4। अब यहाँ पर बच्चा सोचेगा कि भाई 0 से बड़ा अंक 2 है, तो वो क्या करेगा, दोनों 2 को पहले लिखेगा। यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऐसे मत करना, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, दूसरे स्थान पर शून्य आएगा। दूसरे स्थान पर क्या आएगा, शून्य आएगा। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 0 से बड़ा तो क्या है, 2 है, लेकिन 2 2 बार है। तो दोनों 2 जो हैं आगे आएंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, तो गलत हो जाएगा। अगर आप दोनों 2 को आगे ले जाओगे तो बनने वाली संख्या बड़ी होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसमें से केवल एक ही 2 जो है पहले स्थान पर आएगा। आप इसको करके देखिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर 2 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 2 लिखा और उसके बाद क्या लिखा 4 5 और 9 लिखा। लेकिन अगर मैं दोनों 2 पहले लिखता, दोनों 2 पहले लिखता, फिर 0 लिखता, फिर 4 5 और 9 लिखता, तो गलत हो जाता।
क्योंकि ये संख्या बन रही है 2,02,459 और ये संख्या बन रही है 2,20,459। तो ये तो इससे बड़ी है ना, तो ये क्या है, सही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी अंक का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे इसमें 2 का रिपीटेशन हो रहा है और 0 से बड़े हैं, इस इन संख्याओं में 0 से बड़ा अंक क्या है, 2 है, लेकिन 2 2 बार आ रहा है, तो एक ही 2 को पहले लिखना है, दोनों 2 को पहले मत लिख देना, इससे संख्या आपकी गलत हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई अक्षर रिपीट हो रहा है 0 से बड़ा, तो एक बार ही बाहर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 2 दे रखे हैं, तो एक बार ही 2 को बाहर लिखा है, दोनों 2 को बाहर नहीं लिखा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यदि आपको बहुत सारे अंक दे रखे हैं और आपको बड़ी संख्या बनानी है, तो अवरोही क्रम में लिखो। अगर आपको छोटी संख्या बनानी है तो आरोही क्रम में लिखो, लेकिन इसमें शून्य का ध्यान रखो। शून्य है तो शून्य से बड़ा अंक पहले, उसके बाद शून्य और उसके बाद आरोही क्रम में, और शून्य नहीं है तो डायरेक्ट ही क्या करो, आरोही क्रम में क्या करो, जमा दो। तो आपको छोटी संख्या क्या है, ज्ञात हो जाएगी। आपको छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए, अब हम बात करेंगे प्रश्नों की कि किस तरह के प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए, पहला प्रश्न क्या है, हमें संख्या दे रखी है, इस संख्या में 7 के स्थानीय व जातीय मानों का अंतर हमें ज्ञात करना है। यानी कि 7 की जो प्लेस वैल्यू है और जो फेस वैल्यू है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। तो 7 का जो स्थानीय मान है, 7 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, मैं आपको यहाँ पर डिटेल से करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब 7 का स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 का स्थानीय मान कितना आया, 70,000। अब 7 का हम क्या निकालेंगे, जातीय मान। अब जातीय मान तो आपको पता है चेंज नहीं होता, जो उस अंक का अपना मान है वही उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10 में से 7 गया 3, फिर 9, 9, 9 और 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6,993। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो देखिए, ये परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जो हैं आपके सामने बन के आ सकते हैं कि 7 के स्थानीय व जातीय मानों का क्या करिए, अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें स्थानीय मान निकालना आना चाहिए और हमें जातीय मान के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें संख्या दे रखी है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 8 का स्थानीय मान क्या है। अब प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 8 कौन से स्थान पर है, दहाई, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, तो 8 का स्थानीय मान कितना आ रहा है, 80। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, 80। ठीक है, और ये देखिए 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, 3728,456, आप संख्या दे रखी है, में 7 के अंकित मान, अंकित मान का मतलब क्या होता है, जातीय मान। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं। 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। अब हमें योग की गणना करनी है। अब 7 का अंकित मान तो भाई 7 ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। रही बात 7 के स्थानीय मान की, तो 7 का स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हम इसको 1 लाख से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ गया, 7 लाख। अब हमें इसका योग बताना है, तो 7 लाख प्लस 7 इजिकल्स टू 7,07,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए, ये 2018 में पूछा है ग्रुप डी के अंदर, आरआरबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 357
0.21, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है बीच में, यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, में 5 का मान कितना है, 5 का मान कितना है। अब देखो यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कि स्थानीय मान पूछ रहे हैं या जातीय मान पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन देखकर हम समझ सकते हैं कि ये स्थानीय मान की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 10वां। अब 10वां तो दशमलव के बाद आता है, 10वां, 100वां, 1000वां। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 10 यानी कि 50, 500 यानी कि 500, ठीक है ना। तो और इनमें से कोई नहीं, तो हमको ऑप्शन देख के पता लग रहा है कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर जिस मान की बात की जा रही है वो कौन सा मान है, स्थानीय मान है। कौन सा मान है, स्थानीय मान है। अब यहाँ पर देखिए 5 दशमलव के बाद इस जगह कौन से नंबर पर है, दहाई, तो 5 इंटू 10 यानी कि 50। अब यहाँ पर इन्होंने 50 को कैसे लिख रखा है, देखो 5 10वां, 10वां तो दशमलव के बाद होता और वो भी पहले स्थान पर होता, तो 5 10वां होता। तो 10वां, 100वां, 1000वां लिखा हुआ आवे तो ये दशमलव के बाद होता है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। 5 10, तो 500 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो 5 10, तो 5 10 यानी कि 50, तो इसका आंसर होगा 5 10। इसका आंसर क्या होगा, 5 10। तो इन्होंने क्या करा, 50 को इस तरीके से लिख कर दे दिया। भाई हमको किसी से 500 रुपए चाहिए होते तो हम ये बोलते हैं 500 रुपए दे दे, है ना। तो यहाँ पर 50 को कैसे लिख कर दिया है, 5 10। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन 10वां, 100वां, 1000वां लिखा हुआ आवे तो वो दशमलव के बाद होता है। किसके बाद होता है, दशमलव के बाद। नेक्स्ट देखिए 229301 में 9 का यहां पर होना चाहिए था स्थानीय मान। क्या होना चाहिए था, 9 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अंकित मान का क्या करिए, अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए वही बात हो गई। अब 9 का स्थानीय मान निकालो पहले, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 9 का स्थानीय मान क्या आएगा, 9000, ठीक है। अब 9 का जातीय मान तो 9 ही रहेगा, जातीय मान में तो कोई परिवर्तन आता नहीं है। तो 10 में से 9 गए 1, फिर 9, फिर 9, फिर 8, तो क्या आ गया आंसर, 8991। क्या आ गया, 8991। नेक्स्ट देखिए सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो। अब मैंने आपको सिखाया कि भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या निकालनी है, तो पहले तो हमें संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर उन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि अगर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो n बार 9 लिख दो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, समझने की कोशिश करिएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब हम 5 बार क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। फिर सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो मैंने आपको बताया था पहले तो क्या लिखो, 1, फिर 1 के आगे n-1 बार क्या करो, 0 लगा दो, यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि क्या करो, 3 बार क्या करो, 0 लगा दो। तो मैंने यहाँ पर 3 बार 0 लगा दिया, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। अब इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, अंतर। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा 98999, 98999। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये वाला प्रश्न भी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है ये अभी आज की क्लास का। अब ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है, ध्यान से देखिए
3 से आरंभ होने वाली 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम यानी कि बड़ी 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम यानी कि छोटी संख्याओं के बीच का अंतर है। तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालो। 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 बार 9 लिख देंगे। कितनी बार 9 लिख देंगे, हम 4 बार 9 लिख देंगे। तो ये 4 बार 9 लिख दिया हमने। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 4 माइनस 1 यानी कि 3 बार क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। मैं क्वेश्चन को आपको बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हर बच्चा जो है समझ सके। करने को तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है फटाफट से, मैं चाहता तो 4 बार 9 लिखकर और 1000 लिखकर आपको समझा देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको हर बात समझ में आए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल ली और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाल ली। लेकिन यहां पर प्रश्न देखिए, 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली, तो मैं क्या करूंगा कि इस 9 की जगह लिख दूंगा 3 और लास्ट वाले 9 की जगह लिख दूंगा 5। तो ये 3 से आरंभ होने वाली और 5 पर समाप्त होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। फिर 3 से आरंभ होने वाली, तो मैं यहां पर 3 लिख दूंगा, और 5 पर समाप्त होने वाली सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो मैंने क्या करा, इस 9 की जगह 3 लिख दिया, इस 9 की जगह 5 लिख दिया, इस 1 की जगह 3 लिख दिया, इस 0 की जगह 5 लिख दिया। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आ जाएं तो सबसे पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात कर लो, फिर शुरुआत के और अंक अंत का जो अंक है उसको परिवर्तित कर दो प्रश्न के अनुसार। इसने कहा 3 से आरंभ होने वाली, 5 से समाप्त होने वाली, तो मैंने इसको 3 से आरंभ कर दिया, 5 पर समाप्त, 3 से आरंभ 5 पर समाप्त। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या करा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाली। अब इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 990। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 990। तो हमारा आंसर क्या होगा, 990। तो यहां पर देखिए, इस क्लास के अंदर मैंने आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं, स्थानीय मान, जातीय मान से रिलेटेड, और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, बहुत बहुत सारे अंक दे दिए, उनसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी उसको बताइए, बहुत सारे अंक दे दिए, इनसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी उसको बताइए। तो उस टाइप का जो बेसिक है मैंने आपको इस क्लास के अंदर समझाया है, और अंकों के मान के आधार पर जो प्रश्न है वो इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लाएंगे उसमें हम बात करेंगे संख्याओं के प्रकार के आधार पर, यानी कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, है ना, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पर हमने जो बात करी वो बेसिक की करी, खास तौर से फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे हाईएस्ट संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बहुत सारे अंक दे रखे हों तो हम उनसे सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, इस टाइप के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने इस क्लास के अंदर आपको कवर करे। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, क्योंकि बच्चों आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊं। थैंक यू वेरी मच।